So just see the next slide. The liberalization measures include what are the things measures, what are things were under the liberalization. मतलब हम कौन कौन सा लिबरलाइजेशन के लिए हमने कौन कौन सी प्रोसेसेस को, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को, कौन कौन से चेंजेस को हम लेकर आए, उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं. तो पहला हमारा था इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स. इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात की गई कि अगर लिबरलाइजेशन लाना है तो इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ को किस तरह के प्रिविलेज दिए जाएँ, उसको किस तरह की सुविधाओं को प्रमोट करना चाहिए. उसके लिए जो बॉटल नेक्स है उन बॉटल नेक्स को समझते हुए उस बॉटल नेक्स को थोड़ा सा आसान बनाया जाए, ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एक इंसेंटिव मिले, उनको एक प्रमोशन मिले, उनको एक मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकें, इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकें. दूसरा पॉइंट था फाइनेंशियल रिफॉर्म्स. मतलब वो बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म्स हो सकता है, बैंकिंग नॉन बैंकिंग सेक्टर्स के रिफॉर्म्स हो सकते हैं, जिससे भी फाइनेंस की अवेलेबिलिटी इंडस्ट्रीज़ को हो. क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस ईजिली अगर अवेलेबल होता है तो इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लो है तो इंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी ज़्यादा होंगी. तो इसमें जो केवल डोमेस्टिक लोनिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोनिंग की बात कर रहे हैं. तो इस तरह के जो रिफॉर्म्स हैं, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म ज़्यादातर इसमें आएंगे. इसके बाद टैक्स, इसके संबंध में बताऊँ, इसमें बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स में आपने सुना होगा नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट आई थी. इस तरह टैक्स रिफॉर्म्स में चिलिया कमेटी की रिपोर्ट थी, तो चिलिया कमेटी की रिपोर्ट को बहुत कुछ हद तक माना गया था. तो ये टैक्स रिफॉर्म्स भी लिबरलाइजेशन के अंतर्गत आए थे. फिर डी हमारा जो टॉपिक है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स. क्योंकि कोई भी कंट्री केवल डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड नहीं हो सकती, उसके लिए उसको इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. जब हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि किस प्रकार भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, जो वीविंग इंडस्ट्रीज था, उसका एक्सपोर्ट कितना अच्छा होता था यूरोपियन कंट्रीज़ में. चाहे स्पाइसेस को लिया जाए, इन सब सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था और उससे बहुत अच्छी फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होती थी. बट अंग्रेज़ों के आने के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार से ट्रेड को भारत के हितों के खिलाफ अपनाया, मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरह हाइट टैक्सेशन लगाए गए भारतीय एक्सपोर्ट के ऊपर, और बिल्कुल फ्री इंपोर्ट मैनचेस्टर्स के जो क्लोथ से उनके ऊपर बिल्कुल फ्री ट्रेड की फैसिलिटीज़ दी गई, जिसकी वजह से भारतीय प्रोडक्ट विदेशी मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहे और भारत में उनके प्रोडक्ट आसानी से सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाते थे. तो इस तरह के करके पूरी व्यवस्था की गई थी. तो एक्सटर्नल सेक्टर में भी रिफॉर्म की ज़रूरत थी कि हम बहुत सारे परिवर्तनों को लाने की जरूरत थी, जिससे हम इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आसान कर सकें. दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स को हम देखें, थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करें. तो पहला हमने पॉइंट है लाइसेंसिंग. पहले की जो व्यवस्था थी प्री 1991 जो था, उसको हम लाइसेंस कोटा राज भी कहते थे. तो लाइसेंस मतलब हर चीज़ के लिए, मुझे खुद याद है कि जब हमारे यहाँ रेडियो था, साइकिल थी, तो उसके लाइसेंस हुआ करे. तो आज के समय में अगर ये बातें बताएं आपको तो आश्चर्य होगा. तो हर चीज़ के लिए लाइसेंस हुआ करता था. हम लोग डरते थे कि हम बिना लाइसेंस का अगर सामान है, लाइसेंस खो गया तो कितनी डिफिकल्टी होगी, कितने चीज़ों के लाइसेंस लोगों को बनाने पड़ेंगे. तो इस तरह का, जैसे आज गाड़ियों के लाइसेंस होते हैं, उस तरह उस ज़माने में ये सब सारी चीज़ों के लाइसेंस है. मैंने लाइसेंस भी, मुझे शायद 2011-12 तक मैं रायगढ़ उड़ीसा में एक जगह, वहाँ मैंने पे किया था साइकिल का लाइसेंस. तो नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है लिबरलाइजेशन के बाद, क्योंकि बहुत सारे जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स घाटे में ऑपरेट करने लगी, घाटे की व्यवस्था बन गई पब्लिक सेक्टर, इसको सफ़ेद हाथी भी कहा जाने लगा. तो इस तरह इसको इनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको धीरे धीरे इसको इनसे पब्लिक सेक्टर से निकाल के प्राइवेट सेक्टर में देने की बात की गई. तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इसलिए मैंने लिखा है. और ये 17 टू मतलब जो पहले जो एरियाज पब्लिक सेक्टर के लिए बनाए हुए थे, मतलब इस ओनली पब्लिक सेक्टर कंपनीज कैन ऑपरेट ऑन दोज एरियाज, एंड नाउ दे वर रिड्यूस्ड. नाउ इट इज ओनली 2 कंपनीज, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज. थर्ड पॉइंट इज MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969. तो ये जो एक्ट था, इसमें किसी भी कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है. तो the approach of the government was what, to protect the interest of the small scale industries, जो कॉटेज इंडस्ट्री, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था 1969 में, कि इस एक्ट के द्वारा हम
रिस्ट्रिक्ट करते थे कि बड़ी कंपनियां, छोटे जो कंपनियां जिसमें ऑपरेट करती हैं, दे आर डूइंग द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, दे कैन नॉट इंटरफेयर इनटू दैट। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था कि किस एक्ट के द्वारा मर्जर होता था, तो उसका आंसर अब आपके सामने आ रहा है कि CCE, कंपटीशन, जो CCE का एक्ट जो 2002 में आया था, उस एक्ट के द्वारा मर्जर को आसान बना दिया गया था कि हम कोई मर्जर कर। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये अब मैंडेटरी कर दिया गया है, जो 2015 में आया था। तो 2015 से पहले ये मर्जर आसान नहीं होता था, लेकिन अब ये 2015 के बाद मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई भी अगर मर्जर होगा, कोई भी एक्विजिशन होगा, किसी के ऊपर हम कोई टेक ओवर करना चाहते हैं, तो इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका परमिशन लेना आवश्यक है। इसका नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। ये इसकी फ्रीडम भी हम इस एक्ट के द्वारा, इस लिबरलाइजेशन के प्रोसेस में हमने ये प्रयास किया गया कि कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी को हम बड़े आराम से विदेशों से मंगा सकते हैं। कि बहुत सारी चीज़ें, आपको अगर कंपटीशन में बने रहना है तो निश्चित रूप से आपको आपकी चीज़ें की पहली बात तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी बात इसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए, बहुत ही सस्ता होना चाहिए ताकि मार्केट में सर्वाइव कर सके, क्योंकि मार्केट में हर तरह के कंज्यूमर होते हैं और आपको हर तरह के कंज्यूमर को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कैपिटल गुड्स को हम इंपोर्ट कर सकें, पहले इस पर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, लेकिन कैपिटल गुड्स को हम इंपोर्ट कर सकें, ये इसकी भी बात इसमें की गई। दूसरी बात टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इफिशियंट है तो आप कम समय में ज़्यादा और क्वालिटी की चीज़ें प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे बॉटलनेक्स थे और इसी की वजह से भारत बहुत पिछड़ भी गया था। रिफॉर्म्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर, ये स्मॉल स्केल सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात की गई और बहुत हद तक इसमें रिफॉर्म्स किया भी गया था। तो उसका देख सकते हैं कि जो MSMED, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, तो MSME का जो सेक्टर था, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट का एक्ट आया था हमारा 2006 में। तो उसके अनुसार इसको 3 टियर की जो कंपनियां होती थी, जैसे माइक्रो है, बिल्कुल छोटी, स्मॉल और मीडियम, इनको हमने ये प्रोविज़न किया कि ये अब ऑपरेट कर सकती हैं। अगर आप ध्यान दें तो पहले जो तो है 1989 तक 836 जो एरियाज थे, गुड्स थे, उनका प्रोडक्शन केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तहत था। फिर 2007 में ये घटकर 114 हो गया और 2015 में इसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था उसका मैंने आंसर दिया कि फ्रॉम विच ईयर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फ्री टू प्रोड्यूस इन ऑल एरियाज। तो ये 2015 में ये घटना घटी थी। तो मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया कि ऑल आइटम्स आर फ्रीड इन 2015, मतलब 2015 से पहले की जो थी, देवर द एरियाज वर रिस्ट्रिक्टेड फॉर स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल, बट आफ्टर 2015 दिस हैज बीन फ्रीड फॉर एवरी इंडस्ट्री। नाउ लास्ट क्वेश्चन का आंसर अब आपके पास है कि ये मुद्रा बैंक होता क्या है, व्हाट इज दिस मुद्रा बैंक। तो मुद्रा आपका देख लीजिए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये जो है माइक्रो, नाम से ही क्लियर है, माइक्रो मतलब सबसे छोटी जो यूनिट होगी, माइक्रो यूनिट्स, उसका ध्यान रखने के लिए इसको बनाया गया था। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था मुद्रा बैंक का कि ये फंड्स की अवेलेबिलिटी बनाए, जो छोटे छोटे बहुत अधिक मात्रा में जो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेज वर देयर, उनकी व्यवस्था करने के लिए इसको बनाया गया था मुद्रा बैंक। और आज के डेट में अगर हम मान चले तो लगभग 12 करोड़ लोगों को इसका फायदा हो रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है अपने आप में कि तो ये हमारा जो हमने आज पॉइंट कंप्लीट किया, लिबरलाइजेशन मेजर्स इंक्लूड इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स के अंतर्गत हमने देखा कि लाइसेंस है, कॉन्ट्रैक्शन और पब्लिक सेक्टर को कम करने की बात थी। फिर MRTP एक्ट उसको समाप्त किया गया और CCE कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 लाया गया। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी उसको किया गया। और रिफॉर्म्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और MSMED माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट आया 2006 में
और इसमें आप इसकी स्थिति में बदलाव आया। 2015 के बाद मर्जर टेक ओवर आसान हो गया और मुद्रा बैंक की स्थापना की गई, जिससे लगभग आज की डेट में 12 करोड़ लोग हैं। अब इसके बाद हम अगला जो वीडियो बनाएंगे, कंटिन्यू वीडियो तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन इसके बाद हम फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स एंड एक्सटर्नल सेक्टर पर बात करेंगे। तो हम लिबरलाइजेशन के अगले मेजर्स की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। तो उसके अंतर्गत हमने पहले चर्चा किया था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की, हमने चर्चा कर ली थी। अब हम आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स के बारे में। तो फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म्स में पहला जो है, जो देश में कि हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1935 एक्ट के तहत 1935 में हुई थी। और अगर हम देखें तो आरबीआई की पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेज आए ये इस लिबरलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत। जो पहला चेंज था कि 1991 से पहले आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता था कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देना है और डिपॉजिट पर कितने होंगे, और या लोन के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन इसके बाद बहुत सारे परिवर्तन आए और इसके बाद बैंक्स को ये फ्रीडम दिया गया। बैंक्स वर गिवन द फ्रीडम टू डिसाइड द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स एंड चूज टू गिव द सुटेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू देयर कस्टमर्स। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, मतलब बैंकिंग सिस्टम के फ्रीडम में ज़बरदस्त इजाफा हुआ इस लिबरलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत, फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स के अंतर्गत, जिसमें चेंजेज इन रोल ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई ने अपने रोल में एक अथॉरिटेरियन जो रूल था उसकी जगह उसने स्टार्ट किया एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करने का, एक सहायक के रूप में काम करने का। दूसरा पॉइंट है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो लिबरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर ये फ्रीडम देगी कि हम प्राइवेट सेक्टर के बैंक को भी इस्टेब्लिश करें। पहले आपको याद होगा कि 1969 में इंदिरा गांधी वन सी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया था। फिर 1982 में कुछ 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, लेकिन उसका जो वो पॉलिसी बहुत सफल नहीं हो पाई। इकोनॉमी में जो फाइनेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो लोन लेने और क्रेडिट को लेने और डिपॉजिट की जो काम था वो रीच नहीं हो पाया। और उसी की कमी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट को ओपन करवा के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम आया इसका, कि बहुत कम समय में इन्होंने अकाउंट ओपन कराया, और जिसकी वजह से जो लोगों तक जो लीकेजेज होते थे, एक समय का राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार से पैसा 1 रुपये चलता और लोगों तक पहुंचते पहुंचते मात्र 15 पैसा पहुंचता। बीच में लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, जो चैनल्स हैं, जिसमें बहुत सारे करप्शन हैं, तो उसकी वजह से सही व्यक्ति तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता। तो उसकी बात उन्होंने राजीव गांधी ने की थी। तो ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक आए, HSBC, जिससे मैंने कुछ नाम लिखे होंगे, HSBC, ICICI और HDFC, ABN AMRO और बहुत सारे बैंक। तो ये काम जो है लिबरलाइजेशन के बाद ही हुआ, क्योंकि जब तक फाइनेंस क्रेडिट नहीं मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ को बूस्ट नहीं मिलेगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उसको इंस्पायर नहीं किया सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए क्रेडिट की ज़रूरत होती है, तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के माध्यम से और इसको फास्ट किया गया। दूसरा क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स को पहले एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि सितंबर 1992 में इस बात की पुष्टि हुई कि स्टॉक मार्केट की स्थापना की गई। और स्टॉक मार्केट तो पहले से था, लेकिन एंट्री जो है सितंबर 1992 में फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी दी गई, और एक बहुत बड़ा कदम था। इससे फाइनेंस की अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs, तो उनकी उस रूट के थ्रू वो कर सकते थे। इस्टेब्लिशमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा है, उसके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में की गई थी। और सेबी, एक बहुत बड़ा काम किया गया था सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको स्टैट्यूटरी वैधानिक संस्थान बनाया गया था, कि मतलब वो इस तरह के जो भी शेयर मार्केट में जो भी गतिविधियां हैं, आपको याद होगा कि हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था इस समय, तो उन गतिविधियों को एक रेगुलेटर की तरह काम करने के लिए 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब सारी चीज़ों को स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होते थे, फाइनेंशियल सेक्टर के जो चेंजेस हैं वो हो रहे थे, दीज आर द मेजर रिफॉर्म्स। और इसके बाद हमारा आता है चेंजेस इन CRR, SLR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, ये सब जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के जो सिस्टम है, जिसको आप हम बैंकिंग सेक्टर में पढ़ेंगे, बैंक में, बाय RBI
टू इनेबल, ये सारे जो चेंजेस लाए गए इसका पर्पस क्या था, इनेबल कॉमर्शियल बैंक्स फॉर मोर क्रेडिट। जैसे हमने पिछले पॉइंट में चर्चा किया था कि जब तक क्रेडिट को आसान नहीं बनाया जाएगा, इंटरमेडिएट एक्टिविटी नहीं होंगी, तो उसको आसान बनाने के लिए आरबीआई ने CRR SLR जैसे क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल के जो इनके टूल्स हैं, उस टूल्स में इसमें इन्होंने कमी की। इससे मतलब CRR 1989 में जो 15% था उसको हम 4% तक ले क्या है, वो 2013 में वो 4% तक आ गया। और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है 38.5% से 19.5% 2017 तक आ गया। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, जिससे बैंक के पास फंड ज़्यादा होगा और बैंक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को क्रेडिट दे सकते हैं। तो CRR जो है, जो कैश रिजर्व रेशियो है, ये अगर ज़्यादा होने से क्या होगा कि बैंक को रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो क्रेडिट कम देगा, और बैंक के पास रिजर्व जितना ही ज़्यादा होगा उसके बेस पर वो क्रेडिट ज़्यादा क्रिएशन हो सकता है। इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे बैंक वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स के बैंक लेसन में। नेक्स्ट है जनधन योजना। अभी इसकी चर्चा मैंने किया था पिछले पॉइंट में कि जनधन अकाउंट जो है, प्रधानमंत्री ने एक मेगा स्कीम लॉन्च किया। उन्होंने इस बात को समझा कि इकोनॉमी में लीकेजेस बहुत है, मतलब जो सरकार की जो स्कीम है, द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट रीचिंग टू द राइट पर्सन, एंड इसकी वजह से एंड रिजल्ट ऑफ दैट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कि लोगों के पास अगर डायरेक्ट पैसा मिलता है तो उनके पास परचेजिंग पावर आएगी एंड दे कैन परचेज देयर नीड्स। वो पैसा, दूसरी बात क्या है कि अगर अकाउंट अगर ओपन में आता है तो अकाउंट ओपन होने से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड नॉट ओनली दैट कि अगर हम जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो हम परचेज कर सकते हैं। एक एजुकेशन का भी काम करता है ये, और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है डायरेक्ट वो राइट पर्सन तक डायरेक्ट पैसा पहुंच सकता है। बीच में अगर जो भी हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी वजह से उनके पैसे में जो कमी आती है वो कमी नहीं आएगी, जो इसको करप्शन जिसकी बात राजीव गांधी ने भी की थी। तो अभी हम देखें कि अभी कोविड-19 के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, तो कोविड-19 में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया पैसा, लोगों को कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, ऑफकोर्स बैंक में जाना ही है पैसा निकाल विड्रॉ करने के लिए, वो भी गवर्नमेंट ने ATM कार्ड की फैसिलिटी, डेबिट कार्ड जीरो बैंकिंग पर इशू दिया हुआ है। सिंस बहुत पहले से इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, तो अगर ध्यान दिया जाता तो स्थिति और भी बेहतर होती। लेकिन जनधन योजना और गवर्नमेंट ने पिछले जो भी रिफॉर्म्स किए, चेंजेस लाए हैं, उन चेंजेस की वजह से इस डिजीज़ से की लड़ाई थोड़ी आसान भी हो गई। तो ये हमारा था लिबरलाइजेशन जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और इसके बाद हमारा जो अगला है वो टैक्स रिफॉर्म्स में। तो हम अब अगले रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं, और जो लिबरलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत था, तो हमारा तीसरा रिफॉर्म, पहला रिफॉर्म था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, दूसरा हमने देखा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। हम तीसरे रिफॉर्म्स की बात करते हैं। अंडर दिस we have a tax reforms. So taxes, we know that there are two types of taxes, direct tax and indirect tax. डायरेक्ट टैक्स को हमने याद करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है, मारोगे तो रोऊंगा, और इनडायरेक्ट टैक्स, मारा किसी को रोया कोई और। मतलब क्या हुआ कि अगर इंसिडेंस, इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर हम समझें तो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, जिसके ऊपर लगाया है तो उसी को पे करना होता है, मतलब जिसके ऊपर चोट पड़ी, मारा जिसको, लगाया जिसके ऊपर, पे उसी को करना है, दर्द उसी को हो, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। अब ये इंडिविजुअल पर भी होता है, कॉर्पोरेट हाउसेस पे होता है, कॉर्पोरेट टैक्स इसको कहते हैं। तो इंडिविजुअल, और जैसे हम लोग हैं इनकम टैक्स पे करते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस उसी तरह उनके प्रॉफिट पर टैक्स लगाया जाता है। इसी तरह हम इनडायरेक्ट टैक्स, इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया कि मारा किसी को रोया कोई और, मतलब इंसिडेंस ऑफ द टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स इज ऑन डिफरेंट पर्सन, मतलब द इंसिडेंस इम्पैक्ट कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर पर्सन। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो एग्जांपल है, सेल्स, बहुत सारे टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स। मान लीजिए कि एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स की कीमत पड़ जाती है 5 रुपये से 10 रुपये हो जाती है, मान लीजिए आप। तो ये जो 10 रुपये टैक्स लगाया गया सेल्स के ऊपर लगाया, लेकिन वो सेल्समैन क्या करेगा, उसको कस्टमर के ऊपर फॉरगो कर देगा। तो ये है क्या है कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स इज ऑन द डिफरेंट पर्सन। सो बट इसको नाउ इट इज रिप्लेस्ड, एंड नाउ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज बीन started from 2017. So now third under this you see major changes क्या थे, reduction in
टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट था 40%, 94-95 के आसपास, तो इसके 40% के अराउंड था। नाउ 25% हो गया 1920 के आसपास। तो और इसमें 400 करोड़ तक के जो टर्नओवर वाली कंपनियां हैं, जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, ये 25% किया गया। दूसरा हमारा है रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो क्या रिफॉर्म्स किया गया, पहला तो रिडक्शन किया गया, दूसरा क्या रिफॉर्म्स किया गया इनडायरेक्ट टैक्स में, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब पूरे कंट्री में एक तरह का वैल्यू एडिशन का सिस्टम हो, तो वो इसको इसके अंदर किया गया। दूसरा क्या है, जुलाई 2017, जब भी हम बात किया कि 2017 में जीएसटी को लाया गया, और इसका मोटो क्या था, वन टैक्स वन मार्केट वन नेशन, मतलब एक ही देश में बाजार की जो स्थिति है एक तरह की होनी चाहिए। अलग अलग तरह के मार्केट कंडीशन होने से क्या हो, होर्डिंग हो सकता है, और गुड्स एंड सर्विसेज के कहीं पैसे ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं, तो कहीं पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, कहीं कम होंगी, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होंगी। तो एक फेयर ग्रोथ दिखाई देगा, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ दिखाई देगी। तो इसलिए जीएसटी वन टैक्स वन मार्केट वन नेशन का मोटो के साथ इसने काम किया। और इसके बाद जीएसटी के आने के बाद जो फर्दर जो टैक्सेस थे उसको सब्स्यूम कर लिया इसने, और सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो खत्म हो गए, और एकमात्र भी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी तो है ही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह जीएसटी लाया गया था, प्लस कस्टम ड्यूटी अभी भी है, स्टिल इट एग्जिस्ट, एंड कस्टम ड्यूटी का जो रेट है वो काफ़ी कम किया गया, और अभी 10% के आसपास है, 10% कस्टम ड्यूटी। इसके बाद हमारा अगला रिफॉर्म्स हम जिसकी चर्चा करेंगे वो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। नाउ दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल part of the liberalization measures. Under that we have seen the different reforms, the industrial reforms, financial reforms, tax reforms, and finally we are talking about the external sector reforms. External sector means the sector which is related with the import and export. A country, for its development, it needs import as well as export. When we want to import, we need foreign exchange, and similarly by exporting we earn the foreign exchange. तो हमको हर कंट्री को दोनों तरह की ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि हर कंट्री हर तरह की चीज़ों को बनाने में एक्सपर्टीज़ नहीं हो सकती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं होती है, एंड एवरी कंट्री हैज़ अ, आप आगे ग्रेजुएशन लेवल पढ़ेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, तो एवरी कंट्री हैज़ कंपैरेटिवली एडवांटेज टू अदर कंट्रीज ओवर प्रोडक्शन ऑफ वन और द अदर गुड्स. सो external sector reforms were very important reforms. Under this, foreign investment and policy reforms. Second point है foreign exchange reforms and foreign trade policy reforms. We will see one by one. Foreign investment and policy reforms. अब foreign investment जैसे मुझे लगता है कि no country in modern days depending on their own resources, and there is a crunch of resources every country is facing. Almost हम कैपिटलिस्टिक ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बाइटर। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट होगा, ये दो तरह के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, और उससे संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लाने थे, तो इस समय हमने इसमें जो चेंजेस लाए उसकी चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। दूसरा हमारा है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। अपने देश की करेंसी को छोड़कर बाकी जितने भी देश की करेंसी जो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, जैसे पौंड है, दिनार है, डॉलर है, ये सारी जो करेंसीज हैं ये हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। अगर हमको रसिया से कोई मिग परचेज करना है, मिग इज़ नाउ आउटडेटेड, तो या सुखोई हमने परचेज़ किया, या दूसरे भी जो भी लेटेस्ट हेलीकॉप्टर अपाचे और वगैरह वगैरह जो परचेज़ किया, तो हमको उस देश की करेंसी चाहिए होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या क्या परिवर्तन है फॉरेन एक्सचेंज के क्षेत्र में, उसकी चर्चा करेंगे। इससे थर्ड पॉइंट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड के लिए हमने जो पॉलिसी पहले बनाई हुई थी, उस पॉलिसी हमने क्या परिवर्तन लाए जिससे कि हमारा ट्रेड आसान हो सके, हमारा इम्पोर्ट कम हो,
हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति हो। तो इसके अंतर्गत तो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में मेजर हेडिंग्स वी हैव सीन, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, second is foreign exchange reforms, and the third is foreign trade policy reforms. Under this first foreign investment and policy reforms, first point is free to compete with the domestic companies and in all goods. पहले था कि areas restricted, foreign companies were not allowed to operate in all to produce all types of goods, but now that is over, that era is gone now, and at the same time domestic companies के साथ भी उनके competition को बराबर लेवल पर इक्वल लेवल पर लाया गया, ताकि जब तक हम इक्वल फुल फ्रीडम नहीं देंगे तो वो क्यों आएंगे इस मार्केट में। तो इस ये फ्रीडम उनको मिली इसके अंतर्गत। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिटेड। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो परमिशन था, पहले हम डरे हुए थे कि हम अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फुल फ्रीडम देंगे तो एक्विजिशन होगा, जैसे आजकल हॉस्टाइल टेक ओवर की बात चल रही है और बहुत सारी कंपनियों ने अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस में परिवर्तन लाया, स्पेशली कोविड-19 जो चाइना से इन्वेंट हुआ आया, तो 51% ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स परमिटेड। पहले क्या हुआ कि 51% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिशन दिया गया, लेकिन कुछ सेक्टर्स में इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, और अभी हालत क्या है, पहले 51 से धीरे धीरे मार्केट को ओपन किया गया और 74% तक लाया गया, एंड लेटर ऑन इट इज नाउ कम्प्लीटली 100% दे कैन इन्वेस्ट इन एनी मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स। नाउ थर्ड पॉइंट इज SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसकी स्थापना हुई थी, ये चाइना के लाइन पर हमने किया था। चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन काफ़ी सक्सेसफुल रहा, बिकॉज देयर इज अ करप्शन नहीं है, हमारे यहाँ करप्शन की वजह से बहुत ही फ्लॉप भी हुआ। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएटेड टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इसमें अट्रैक्शन का पॉइंट क्या था कि इसमें टैक्स हॉलीडेज था कि 5 साल तक अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट हम वहाँ लगाते हैं तो हम उसको टैक्स हॉलीडेज मिलेगा, मतलब उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। लेबर लॉ हमारे यहाँ बड़े स्ट्रिक्ट थे, लेबर प्रोटेक्शन के हमारे ट्रेड यूनियंस बड़े स्ट्रॉन्ग थे, तो इस वजह से लेबर लॉज बड़े शक्तिशाली हमारे हैं। तो उस लेबर लॉज में हमने रिफॉर्म लाया, और रिफॉर्म क्या लाया कि हम उसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हायर कर सकते हैं। पहले ये था कि हम उसको लॉन्ग पीरियड के लिए हायर करना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, तो हम शॉर्ट पीरियड के लिए, तो इसी वजह से हायर एंड फायर की नीति भी स्टार्ट हो गई। तो इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्यों लाना पड़ा? पहली बात तो कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हार्डली 15 डेज करेंसी वॉज फॉरेन एक्सचेंज वॉज लेफ्ट विद अस, तो उसको कमी करने के लिए हमने पहले काम किया कि डिवैल्यूएशन किया रुपीज़ का। हम फॉरेन एक्सचेंज वाले लेसन में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, बस आप अभी यहाँ इतना समझ लें कि फॉरेन एक्सचेंज डिवैल्यूएशन से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाता है, हमारे वस्तुओं की कीमतें सस्ती हो जाती हैं फॉरेन गुड्स की तुलना में, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो गई थी तो हमने डिवैल्यूएशन किया था करेंसीज का। तो हमारे इसके अंदर पहला जो पॉइंट है फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो तरह के अकाउंट होते हैं। तो करंट अकाउंट पर जो 1 साल के अंतर्गत जो भी ट्रेड होता है वो करंट अकाउंट के अंतर्गत आता है, लॉन्ग टर्म्स के जो भी होते हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो हमने करंट अकाउंट पर फुल कन्वर्टेबिलिटी पैसे की रुपीज़ का किया। दूसरा है मार्केट फोर्सेज टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के सिस्टम है फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो हमने मार्केट फोर्सेज, मतलब हम डिमांड और सप्लाई, मार्केट के दो ही टूल्स रहते हैं, डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड फॉर, अगर हम डॉलर से बात करें, डिमांड फॉर डॉलर एंड सप्लाई फॉर डॉलर। तो हम जो मार्केट में जो भी एक्सचेंज रेट होगा, हम इसको हम यहाँ दिखा दें ऐसे ना, तो यहाँ जहाँ भी ये डिमांड है ये सप्लाई ऑफ डॉलर, डिमांड ऑफ डॉलर मान लीजिए, तो ये एक्सचेंज रेट है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर। तो ये मार्केट एक्सचेंज रेट पर हम यहाँ इस पॉइंट पर थे। मार्केट फोर्सेज टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेट। तो मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई जो डिटरमाइन करेगी एक्सचेंज रेट को, ये हमने उसमें एक चेंज लाया और ये बहुत ही डायनेमिक चेंज था। तो तीसरा हमारा है फेरा, 1973 का कानून था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर हमारे थे वो। तो उन्होंने फेमा लाया कि फेमा इसमें, ताकि हम जो लिबरल जो ट्रांजेक्शन हो बड़े आसानी से फॉरेन करेंसीज भारत में आ सके,
क्योंकि जब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा डरा होता है। जैसे हम कहीं भी किसी मार्केट में जाते हैं, कहीं दूसरे बाजार में जाते हैं, तो हम थोड़ा डरे होते हैं कहीं चीट नहीं हो जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए। तो इस तरह का फॉरेन इन्वेस्टर्स के मन में भी ये बात होती है। तो हमने फेरा की जगह सेमा को लेकर आए। इसके हमारा तीसरा जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो उसके अंतर्गत पहला हमारा है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस रिड्यूस्ड एंड नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड नो रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर 2001। तो जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस था कि हम ट्रेड के ऊपर जो था कि हम कितना एक्सपोर्ट करेंगे, कितना इंपोर्ट करेंगे, तो उस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हमने और 2001 के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो 1991 के बाद इसमें काफ़ी छूट हुई, इसमें रिस्ट्रिक्शंस कम किए गए और फाइनली 2009 के बाद कम्प्लीटली एबोलिश। सेकेंड पॉइंट इज टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म किया गया। और जो टैरिफ बैरियर्स एक हाई कस्टम ड्यूटी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ट्रेड को, भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए हाई कस्टम ड्यूटी लगाया था और उनके इंपोर्ट पर फ्री ट्रेड था, नोट कस्टम ड्यूटी। तो उनके लिए तो आसान हो गया। उसी तरह हमने हमारे यहाँ पहले डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए हमने टैरिफ हाई रखा हुआ था, तो टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म किया गया और कस्टम ड्यूटी जो है अभी वो 2007-08 तक वो 10% तक अभी कस्टम ड्यूटी 2007-08 से ये है। मतलब पहले काफ़ी था 35% के आसपास, उससे ज़्यादा भी था, अलग अलग गुड्स पर अलग था। तो थर्ड पॉइंट है हमारा एवोल्यूशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस लेना, उसको ख़त्म किया गया। हम पहले फ्री नहीं थे कि हम इम्पोर्ट कर पाए, इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था कुछ खास, और उस पर भी रिस्ट्रिक्शन था, कोटा बने हुए थे कि आप कितना इंपोर्ट मैक्सिमम कर सकते थे। इससे कभी कभी हमारा प्रोडक्शन प्रभावित होता, मतलब मान लीजिए कि चीज़ों की डिमांड हो मार्केट में, लेकिन हम उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए क्योंकि हमारे ऊपर इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, कोटा बना हुआ था, उससे हम नहीं कर सकते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि हमारा प्रोडक्शन में ऑब्स्टेकल आता था। और फाइनली हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर गिवन अप। मतलब ये आर्गूमेंट पहले दिया गया था, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट एक बहुत पहले पुराना आर्गूमेंट था, पुराने जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने दिया था इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट, कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, चूँकि वो बच्ची हैं, छोटी हैं, उनका जो अभी ग्रोथ उतना नहीं हुआ है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फेंट, मतलब जिस तरह एक छोटे बच्चे की हम देखभाल करते हैं, उसी तरह हम इन्फेंट इंडस्ट्री, मतलब जो कंपनियां हमारी कम पूंजी वाली हैं, उनको इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन 1981 में इस पॉलिसी को ख़त्म किया गया, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनियों ने इंजॉय तो किया, लेकिन आपस में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी घट गई और प्राइसेस को हाई रखा। तो ये इसके ड्रॉबैक को देखते हुए प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर्गूमेंट वर गिवन अप एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो पहले था हमारा था कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जगह अब हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पर स्ट्रेस करने लगे। तो ये हमारा था कि हमने लिबरलाइजेशन का जो मेजर्स क्या क्या हैं उस पर चर्चा की। आज की वीडियो में हमने जो लिबरलाइजेशन की जो रिफॉर्म्स की बात की, उसमें हमारे रिफॉर्म्स थे, 4 तरह के रिफॉर्म्स थे हमारे। तो हमने चारों रिफॉर्म्स को देखा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर कोई सुझाव है तो जरूर दीजिए। विद द लिमिटेड रिसोर्सेज आई एम ट्राइंग डियर फ्रेंड्स टू डू माय बेस्ट. I hope that you will like it and to try to understand it and give your suggestion also. Thank you.